रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट अगर आप रखना चाहो, और थिंक एंड ग्रो रिच, आई नो यू विल पिक अप रोंडा ब्रायन, I'll pick up Think and Grow Rich. There is a reason why big people are reading multiple biographies. जैसे आपने मेंशन किया lately you are reading biography, तो आइडियाज लगते हैं यार उस बंदे ने ऐसे करके भी ऐसे करा था, उधर से निकला था वो। जब आप एक किताब पढ़ते हो तो एक आप यूनिडायरेक्शनल सोच रहे हो, आपको मल्टी डायरेक्शनल व्यू पॉइंट मिलता है। आप अभी सिर्फ ये सोच रहे हो गुलाब जामुन मीठा है, आप मल्टीपल किताब पढ़ोगे तो मीठा है लेकिन इसके साथ इतनी कैलोरीज है, फिर दूसरी किताब पढ़ोगे अच्छा ये है तो ये हार्म भी हो सकता है, फिर तीसरी पढ़ोगे नहीं लेकिन इसके अंदर अगर आपको अच्छा लगता है तो कभी कभी एंडोर्फिन्स रिलीज होगे तो कभी कभी अच्छा। So, आपको मल्टी डायमेंशनल मिल रहा है। हर नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव देखो, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपको आज इस सिचुएशन में रखा है तो वो कुछ दिखाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। और जब आप इस चीज़ से निकल जाओगे तब आपको वो रियलाइज होगा कि यार अगर मैंने वो फेज नहीं देखा होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता, आज मैंने गरीबी नहीं देखी होती तो शायद मैं अमीर नहीं होता, आज मैंने अगर अपनी हार नहीं देखी होती तो मैं जीतता नहीं। डिज्नी वाले ने डिज्नी लैंड को इमेजिन किया, उसको इतने रिजेक्शंस मिले, कोई उनके प्रपोजल को नहीं ले रहे थे, बट उन्होंने डिज्नी लैंड बना लिया, कोई लोन देने को तैयार नहीं था, उनको कर दिया बिकॉज ही हैड इमेजिन्ड एट वन स्टेट। वॉरेन बफेट ने इमेजिन किया था एक दिन मैं दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर बनूंगा, टुडे यू जस्ट सी इट टुक टाइम बट ही बिकेम। जेठ मलानी जी एक हियरिंग का कितने लाख ले जाते थे। आज के टाइम पे जो टॉप 10 लॉयर्स है उसमें से एक हियरिंग के 50 लाख से 1 करोड़ एक हियरिंग के लेते हैं। वहीं पर काफी सारे लॉयर्स जो भूखे मर रहे हैं, क्यों? बिकॉज दीज पीपल हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आज के समय पे अगर इस पूरे किताब में थॉट के अलावा जो दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा 21st सेंचुरी में रिलेवेंट है, वो आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। जनरलाइज्ड नॉलेज की कोई जगह नहीं है। जनरलाइज्ड नॉलेज को सबसे बड़ा आपका दुश्मन खा जाएगा, जिसको कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति जिसकी बीवी मर जाती है, उसको लोग वो मर क्यों जाती है? बिकॉज एक पहाड़ था जिसके चक्कर में वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया। वो अपने मन में एक लक्ष्य बनाता है, इस पहाड़ को मैं अकेला तोड़ के बताऊंगा, और वो उसको पूरी तरह से तोड़ देता है पहाड़ को, एक इंसान सालों साल लगा के। दिस इज द शेयर पावर ऑफ दैट विल। पहला हमारा हो गया सेल्फ मोटिवेशन के लिए ग्रुप, दूसरा हमारा हो गया म्यूजिक, तीसरा एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट अंडररेटेड वे टू गेट सेल्फ मोटिवेटेड इज। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जगह पर हम बहुत सारी किताबों के बारे में बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो किताबों के बारे में एक्सपर्ट हैं, बुक ऑथर्स हैं। और आज उसी तरह के पॉडकास्ट में हम आए हैं अभिषेक कर जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये फाइनेंस के बारे में आपने इनके बारे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, इनका खुद का चैनल है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, पैसों के बारे में बहुत भर भर के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज इनसे एक बहुत खास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच, जहाँ पर हम ये बात करेंगे कि जो ये इतनी पुरानी किताब है, ये आज की जनरेशन के लिए कैसे बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आज भी रिलेवेंट बनी हुई है। तो अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस। और आपकी नॉलेज को मैं यूज़ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा धमाकेदार पॉडकास्ट करें जहाँ पर लोगों को ये समझ पाए कि ये जो किताब 100 साल से भी ज़्यादा पहले लिखी गई, आज भी रेफरेंस ले रहे हैं बहुत बड़े बड़े लोग। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है इस किताब के बारे में? सर सबसे पहली बात तो ये किताब 1937 में पहली कॉपी रिलीज हुई थी, तो काफ़ी साल तो हो गए, काइंड ऑफ मल्टीपल ईयर्स हैव पास्ड बाय। और इसमें आज आप देखते हो तो 13 आपको मेजर लेसन्स दिखते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में हम आज के टाइम पे कितना रिलेवेंट है वो तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो नेपोलियन हिल ने जब ये किताब लिखी थी तब ये इतनी पतली थी नहीं। सो इतनी मोटी इसके वर्जन्स थे, मल्टीपल वर्जन्स थे। आई हैव वन ऑफ दोज वर्जन्स इन माई लाइब्रेरी। ओके, सो मल्टीपल वर्जन्स थे, तो फेल हो गया था, चला ही नहीं था। तो ये हर जगह स्पीचेस देते थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो धीरे 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 इनको समझ में आने लग गया, जब काफ़ी सारे लोगों के पास जाने लग गए। तो पहले इतने के मल्टीपल वॉल्यूम्स थे, इतना करते करते इतना हुआ, फिर किसी ने इनको सजेशन दिया कि बॉस अगर आपकी किताब को वर्ल्ड फेमस बनाना है, क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत तगड़े, लेकिन इतनी मोटे मोटे वॉल्यूम्स तब भी कोई नहीं पढ़ता था, अब तो भूल ही जाओ। एक पतली सी किताब बनाओ, मीडियम साइज, सारे रूल्स को उसमें कंडेंस कर दो और फिर आप दोगे तो ये चलेगी। तब ये वाला वर्जन एक्चुअली बना जो आपने अभी शो किया है, जो लास्ट काफ़ी सालों से चल रहा है। सो इस किताब की जो हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने लाइफ में सोच के बन सकता है रिच विथ प्रैक्टिकल रूल्स। सिर्फ ये नहीं कि बैठ के आप सोच रहे हो तो वो बन जाएगा, बट किस तरह के प्रैक्टिकल रूल्स हैं। आपको बता दो कि देश के, इनफैक्ट विदेश के सबसे बड़े बड़े सीईओज ने किताब पढ़ी है, दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स ने किताब पढ़ी है। इनफैक्ट ये अपने इंटर्न्स को सबसे पहली बार पढ़ने के लिए बोलते हैं, चाहे आप बड़े बड़े किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ कहते हैं कि इस किताब को तो पढ़ना ही पढ़ना है।
सबसे ज्यादा गिफ्टेड भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यही किताब रही है। एक दूसरी एक और होती है, आपने नाम सुना होगा, ट्यूजडेज विद मोरी करके, वो भी काफी ज्यादा गिफ्ट होती है, और ये है। तो एक तरीके से किताब का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है, मेरी लाइफ में भी है, बिकॉज आज भी जब मैं याद करता हूँ 12-13 साल पहले लोकल में बैठा हुआ हूँ, जब पढ़ने की, मेरा फॉर्मल एजुकेशन एक्चुअली मेरा एजुकेशन है वो मेरा फॉर्मल एजुकेशन खत्म होने के बाद चालू हुआ है। ओके। तो मैं ट्रेन में इस किताब को पढ़ता था, इसकी भी सेकेंड हैंड कॉपी, जो आपको अंधेरी या फिर थाने में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 60-70 रुपए की डुप्लीकेट कॉपी मिलती थी, क्योंकि ठीक है पढ़ने से इच्छा है, पैसे थे नहीं, तो जो भी मिला वो। मेरे को आज भी याद है जब उस समय पे वायर्ड वाले कुछ लोग ईयरफोन लगा रहे हैं, कोई इधर उधर देख रहा है, मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ आते जाते, जब कम्यूट कर रहा हूँ, जो आधा घंटा इधर मिला 1 घंटा उधर मिला, उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इसका रेलेवेंस है, और आज कोशिश करेंगे कि ये प्रिंसिपल्स जो 1937 से चलते आ रहे हैं, आज के टाइम पे इसको कैसे डिकोड किया जाए, और आपके जो व्यूअर्स हैं एक ब्लूप्रिंट कैसे बना सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके वैल्यू कैसे ले सकते हैं, वो हम डिस्कस करें। अमेजिंग। सो शुरुआत यहाँ से करते हैं, जो ये थिंक एंड ग्रो रिच का जो कॉन्सेप्ट है, ये है क्या? सो थिंक एंड ग्रो रिच, अगर आप किताब में भी देखोगे तो एक रेफरेंस पॉइंट वहाँ पे दिया है, एंड्रयू कार्नेगी की जो कहानी है, जो उस समय के सबसे बड़े स्टील मोगल थे। He was officially one of the first billionaires on paper at that point of time, richest persons in America at one point of time. उसके बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मे बी इफ पीपल डिमांड इन सम अदर एपिसोड विल डिस्कस दैट। तो इसमें क्या होता है, द एंड्रयू कार्नेगी बुलाते हैं नेपोलियन हिल भाई साहब को, बोलते हैं कि भाई अच्छा तुम जर्नलिस्ट हो? बोले हाँ है। बोले मैं तुम्हारे द्वार खोल दूंगा, मैं तुम्हारा नेटवर्क, जो बोलते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, मैं आपको अमेरिका के 300 सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल, रिचेस्ट लोगों का एक्सेस दे रहा हूं। आप जाओ उनके साथ इंटरव्यू करो, सारा नॉलेज निकालो, पर्सनल इंटरव्यू इतने बड़े बड़े लोगों का आप सोच भी नहीं सकते, उनके साथ आप करो, बदले में मैं तुमको एक भूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब उस समय पे ये सोच पाना कि यार इतना ज्यादा एक्सेस मिल रहा है इंटरव्यूज का, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई क्यों करेगा अपनी नौकरी पे लात मार के? ये बोले आपको लेकिन अपना लाइफ डेडिकेट करना पड़ेगा आने वाले 20-30 साल। नेपोलियन तो सोचते कि भैया ये तो घाटे का सौदा लग रहा है, उनने फिर एक लीप ऑफ फेथ लिया कि बोले अगर इतने बड़े बड़े लोगों से मिलूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 300, कुछ प्रिंसिपल्स निकलेंगे, और वही प्रिंसिपल्स मैं अपनी लाइफ में लगा दिया तो चांदी चांदी। तो इन दैट प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग उन्होंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया। ही हिमसेल्फ रिटायर्ड एज अ मल्टी मिलियनर, बाकियों को भी उन्होंने देखा, काफी चीजें सीखी और उसको कंडेंस करके दिया। अगर क्रक्स देखोगे तो वो जो आपका फोटो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं वही आता है, थॉट्स बिकम थिंग्स। कंडेंस अगर किया जाए तो एक लाइन में तो यही है, लेकिन इट इज मच मोर देन दैट। अगर अमित भाई आप मुझसे पूछोगे कि एक तरफ पे, दिस इज माय व्यू अगेन, इतने सारे अगर मैंने किताबें अगर पढ़ी होंगी, इतने सारे लोगों से अगर मिला होगा, सक्सेसफुल लोगों के साथ, इवन दोज पीपल हु हैव अचीव सक्सेस, उसके बाद नीचे भी आए हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे ना मेरी पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी, रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट अगर आप रखना चाहो और थिंक एंड ग्रो रिच, आई नो यू विल पिक अप रोंडा ब्रायन, आई विल पिक अप थिंक एंड ग्रो रिच। रीजन ये है कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एग्जैक्टली आज के समय पे भी जो किया जा सकता है विथ लॉजिक, वो मुझे इधर ज्यादा देखा है। लोगों के लिए ऑब्वियसली मैं कहूंगा स्टार्ट विद द सीक्रेट, क्योंकि वो इजी वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझेंगे, बट लाइफ के प्रिंसिपल्स तो ये उन लोगों के लिए खास है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचते हैं, और वो सोच रहे कि मेरे को एक ब्लूप्रिंट मिले, मेरे को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में नहीं आता, मैनिफेस्टेशन समझ में नहीं आता, मेरे को लॉजिकल पॉइंट्स बताओ, तो बॉस लॉजिक इधर है, अब इस चीज को पढ़ो। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। नहीं, आपने बहुत सही बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो द सीक्रेट है वो सिर्फ एक आपके थॉट प्रोसेस पर बहुत काम करती है, लेकिन जो थिंकिंग ग्रो रिच है ये आपके थॉट प्रोसेस पे तो काम करेगी, लेकिन साथ के साथ आपको एप्लीकेशन का भी बताएगी कि कैसे अप्लाई करना है, जिसमें लाइफ के बहुत सारे एरियाज, बिजनेस में सक्सेस, फाइनेंसिस में सक्सेस, थॉट प्रोसेस, गोल सेटिंग का रिलेवेंस, वो जो मास्टरमाइंड ग्रुप एसोसिएशन, काइंड ऑफ पीपल यू लिव विद, तो ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें कवर किए गए जो कि इस किताब को ब्रिलियंट बना देते हैं। एब्सोल्युटली। तो अभी जब हम बात करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए मास्टरमाइंड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे एक जिम रॉन का भी जो एक कोट है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद, करेक्ट है ना? आई एग्री विद दैट। तो और ये मास्टरमाइंड का जो कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है जी, हम ना आज के लेवल के हिसाब से क्या होता है, कैसे हो सकता है, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आप देखोगे आज के समय पे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके रिस्पेक्टिव मेंटर्स हैं ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। एग्जांपल देता हूँ, पॉल ट्यूडर जोन्स नाम का एक बहुत बड़ा ट्रेडर है,
ही इज रनिंग अ बिग हेज फंड, ठीक है, ट्रेडर है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से उसके मेंटर होने चाहिए। ही क्रेडिट्स कि मेरा सबसे बड़ा मेंटर है टोनी रॉबिन्स, वो उनको साल के 12 करोड़ रुपए देते थे। अब आप लोग सोचेंगे पागल है, एक मोटिवेशनल गुरु को क्यों दे रहा है 12 करोड़ रुपए? तो ट्रेडर है, बड़े बड़े पैसे, तुम्हारा उठना बैठना 500,000 करोड़ से नीचे होता नहीं है, तुम इसको। इस पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बॉस मैं 50 करोड़ से 100 करोड़ चले गया, बट मेरी माइंडसेट वहां तक पहुंची नहीं थी। मेरे माइंडसेट को ग्रो करने के लिए अगर मेरे को 12 करोड़ भी देने पड़ रहे हैं साल भर के लिए, इट इज वर्थ डूइंग दैट। इनफैक्ट अगर रे डैलियो जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड चलाते हैं, ब्रिज वाटर हाउस, उनकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं टोनी रॉबिन्स को क्रेडिट करते हैं। अब आप देखो, टोनी रॉबिन्स इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनेंस, उन्होंने किताब अब लिखी है, उसमें भी देखोगे तो उन्होंने रे डैलियो और इन सब के इंटरव्यूज डाले हुए हैं। तो अगर आप नोटिस करते हो तो कहीं ना कहीं इन सब के कुछ मास्टर माइंड ग्रुप्स हैं। आज के समय पे अगर आपका एक सर्कल, जो आपने कहा सर्कल है, जहां पर कि आपसे भी बेटर लोग हैं इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। सिंपल सा एग्जांपल है अमित भाई, आज अगर आपको एक कंपनी चलानी है, हर एंगल से देखते एक कंपनी चलानी है, आई नो आप सब कुछ कर सकते हो, बट अगर आप जीवन भर सब कुछ खुद ही करोगे, लेट्स से आपके कंटेंट जो है, मैं ही एडिटिंग करूंगा, मैं ही थंबनेल बनाऊंगा, मैं ही टाइटल बनाऊंगा, मैं ही एसईओ करूंगा, मैं ही पॉडकास्ट भी करूंगा, मैं आप रेस्ट्रिक्ट कर लोगे अपने ग्रोथ। आई नो अपने आप से लेट गो करना बड़ा मुश्किल होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मोमेंट यू लेट गो दोज थिंग्स, आप देखो कंटेंट क्रिएटर्स के एग्जांपल में देता हूँ, भुवन बाम टुडे मे बी वर्थ मोर देन 200-300 करोड़। कैसे? क्योंकि उनका क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, सारा मैं देखूंगा, सब कुछ क्रिएटिव मैं देखूंगा। अमित या रोहित नाम है जो उनके मैनेजर है, भाई कमर्शियल कैसे करना है मुझे नहीं पता। आप देखो रोहित जैसे उनके लाइफ में आया है तो क्या हुआ, उनकी सीरीज आई, प्रोडक्शन हाउस बना, मूवीज आई, बड़ी बड़ी डील्स आई, ढिंडोरा वगैरह सब उसके बाद एग्जैक्टली। तो ये ग्रोथ हुई, तो कंटेंट क्रिएटर को भी लगा ये वाली चीज। सेम विद प्राजक्ता ऑल्सो, प्राजक्ता ने भी एक एजेंसी ज्वाइन करी, एजेंसी ने हेल्प करा, ने क्रिएटिविटी लगाई, दोनों साथ में मूवीज में पहुंच गए, सीरीज में पहुंच गए, मूवीज में पहुंच गए। तो एक कंटेंट क्रिएटर को भी लगा। बिजनेस में अगर बात करा जाए, हाल फिलहाल में 5,000 करोड़ की एक शादी हुई, उसी बीच में उनकी कंपनी ने 16,000 करोड़ कमाए। कैसे? जब पूरा परिवार 55 दिन तक एक ही शादी पे लगा और वो शादी खत्म ही नहीं होती है, हो सकता है 2050 तक भी चले, बट स्टिल पैसा कमाया जा रहा है। क्यों? बिकॉज उनके पास मास्टरमाइंड ग्रुप है। ललित मोदी राइट हैंड 1600 करोड़ का घर गिफ्ट किया हुआ था, वो बंदा देख रहा है भाई करो तुम लोग, आई एम हियर, आई एम द मास्टर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उस चीज को देख रहे हैं। बड़ी सी बड़ी कंपनी एक बंदा नहीं चलाता है, देयर आर। तो मास्टर माइंड ग्रुप आज के समय पे क्या होगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जब पढ़ रहे हो तो एक बंदा आपका जो ग्रुप होगा, भाई मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री, चलो ग्रुप स्टडी किया जाएगा, तू मुझे ये सिखा, मैं तुझे ये सिखा, ये सिखा। ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ। वेरी गुड। बड़े हो गए, आप एम्प्लॉय स्टेट पे गए हो, तो अब क्या चाहिए यार, एक बंदा बड़ा पॉजिटिव है हमारे इसमें, कभी भी वो वाइब गिरने नहीं देता। एक बंदा बड़ा इंट्रोवर्ट है लेकिन कैलकुलेटिव बहुत है, खर्चे बचा लेता है किसी तरह। तो भाई कोई बोलेगा उधर पार्टी करेंगे, नहीं उधर 5,000 लगेंगे, उससे ज़्यादा मजे इधर आएंगे, 2,000 में इधर चलेंगे। तो इस तरह से बंदा आ गया, नेगेटिव नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है लेकिन उसको सब कैलकुलेशन आता है, वो बंदा आ गया। एक बंदा आ गया कि भैया इसको बोल दो सारे ट्रैवल प्लान की इटनरी ऐसे बनाता है ना तो मजा ही आ जाता, सस्ता टिकाऊ बढ़िया बना देता ट्रैवल मिल जाता है, तो वो ट्रैवल वाला हो गया। एक है बंदा वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, मतलब भाई तेरे लिए वो बंदी हम सेट करेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये एक आपका एक मास्टरमाइंड बना। इन डिफरेंट, एक चीज याद रखिएगा, लाइफ हमेशा ट्रांजिएंट है। आज आप लाइफ में जो हो 5 साल बाद वो नहीं रहोगे। ये लोगों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लड़की बोलती है बॉयफ्रेंड तुम पहले तो ऐसे नहीं था वैसे होगा, भाई वो भी अपने प्रोसेस के साथ इवॉल्व हो रहा है। तो अगर आप यही चाहोगे कि वो पुराना वाला ही रहे, उसकी कोर प्रिंसिपल्स पुरानी रहनी चाहिए लेकिन वो इवॉल्व होगा, तो यू आर ऑल्सो इवॉल्विंग, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो चेंज होगा। तो एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, बट अगर कोर प्रिंसिपल्स, एक ग्रुप आप एक बनाते हो जिनके कोर प्रिंसिपल्स अलग हैं और उन सारी चीज़ों को आप मिला देते हो, जो बोलते हैं ना 5 उंगलियों को मिला दो तो ही मुट्ठी बनती है, तो ये मास्टरमाइंड ग्रुप है। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है जो इसी किताब से रेफरेंस है। हेनरी फोर्ड को एक बार कोर्ट में बुलाया जाता है, मुकदमा चला दिए जाते हैं कि भैया ये मोनोपोली, क्योंकि यूएस हो या इंडिया हो एक बड़ा है, मोनोपोली अगर किसी की चल रही है भाई तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो हेनरी फोर्ड को कोर्ट पे बुलाया गया, कोर्ट पे वो खड़े हो गए। तो उनसे ना लॉयर अजीब अजीब सवाल पूछ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि भाई नेपोलियन ने हमला कब किया था बताओ,
फिर उसके बाद हरासमेंट चल रही है ओपन सभा में 1.5-2 घंटे तक, दे दनादन सवाल पे सवाल चले जा रहे हैं सर, और हेनरी फोर्ड को कोई आंसर नहीं आ रहा। बताओ 1800s में साइंटिस्ट ने क्या निकाला था, ये किसने बनाया, कोलेरा को कैसे रोका गया, ये कुछ नहीं। फिर उन्होंने शांति से ना एक चीज़ बोली, रुको भाई, पूरी ऑडियंस भी नेगेटिव हो रही थी अभी। बोले भाई मेरे ऑफिस के टेबल के नीचे 3 बटन है, मैं एक बटन दबाऊंगा दुनिया का बेस्ट हिस्टोरियन मेरे सामने हाजिर हो जाएगा, दूसरा बटन दबाऊंगा बेस्ट साइंटिस्ट हाजिर हो जाएगा, तीसरा बटन दबाऊंगा बेस्ट तुम्हारे ये जितना भी एकेडमिशियन ज्ञान है वो हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ों के लिए मेरे पास एक मास्टर माइंड ग्रुप है तो मैं अपना दिमाग इसमें क्यों खोपची करूं? मैं स्ट्रैटेजाइजिंग पे, जो मेरा फोटे है स्ट्रैटेजाइजिंग एंड ग्रोथ, उसी पे वर्क करूंगा, इमेजिन करूंगा, स्ट्रैटेजाइज करूंगा, ग्रो करूंगा। और फिर ऑडियंस ने तालियां बजानी शुरू कर दी, बोले बात तो सही है। तो पॉइंट ये है, व्हाई यू नीड अ मास्टर माइंड इज बिकॉज यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। आज के समय में ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सब पता होना चाहिए, आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी आज, तो किसी को भी लाइफ में आज सक्सेसफुल होना, चाहे सेलिब्रिटी बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एकेडमिशियन बनना है, गुड कंपनी रेस करना है, कुछ भी करना है, यू नीड अ मास्टरमाइंड। और अगर आपके पास अभी भी नहीं है, ट्राई टू क्रिएट इमेजिनेटिव मास्टरमाइंड। ओके, ग्रेट। सो कैसे हो सकता है? आप में के कोई दर्शक है, कुछ किताब देखी, कुछ वीडियो देखे, वो इंस्पायर हो गए स्टीव जॉब्स से। स्टीव जॉब्स अभी जिंदा नहीं है, गुजर चुके हैं, एप्पल के जो फाउंडर थे। बट आपने देखा यार, स्टीव जॉब्स की एक बात अच्छी थी, ये ना हार नहीं मानता था और पलट के वार पॉजिटिव वे में करता था। उसकी कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन उसने ठान ली थी मैं एक दिन अपनी कंपनी वापस टेक ओवर करूंगा। 10-15 साल दूर रहा, लेकिन उसने वापस अपनी कंपनी टेक ओवर करी। तो यार ये बंदा मेरे एक ग्रुप में रहेगा, इमेजिनेशन में मैं इससे ये वाले एट्रीब्यूट्स लूंगा। फिर दूसरा आपने क्या देखा, महात्मा गांधी जी बिना हिंसा किए देश को आज़ाद कर दिया, बिकॉज एक थॉट बना के चला, मैं बिना हाथ उठाए इस देश को आज़ाद करूंगा। महात्मा गांधी जी भी इस प्रिंसिपल पे रहेंगे कि भाई ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ भी हम ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। बट तीसरा, आपका ही मास्टरमाइंड ग्रुप है ना, आप ले लो कि भाई मैं शिवाजी महाराज को भी लूँगा कि भाई ब्रेवरी, किस तरह से लड़ जाओ, कुछ भी हो जाए आपको डटे रहना है, मैं इस तरह भी लूँगा। तो आपने अपने एक 5 साइकोलॉजिकल इमेजिनेटिव बनाए, और उनको माइंड में ना जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो रात को आप सोते वक्त जैसे सबकॉन्शियस पे देते हैं, आप सोचते हो कि भाई आप लोग एक मीटिंग बिठाओ, निकालो इसका सोल्यूशन, आप उस सीड को डाल के छोड़ दो। वाओ, दिस इज अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सो दैट इज बेसिकली व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू जर्मिनेट। तो आप ये सोच के, बट आपके पास ये इमेजिनेशन में भी कैसा है, जब आप उनके बारे में पढ़ोगे, जब आप सीखोगे, देयर इज अ रीजन why big people are reading multiple biographies। जैसे आपने मेंशन किया लेटली यू आर रीडिंग बायोग्राफी, तो आइडियाज लगते हैं यार उस बंदे ने ऐसे करके भी ऐसे करा था, उधर से निकला था, वो सैम वॉल्टन ने इस तरह से अपना सेटअप करा था पूरा एम्पायर, एलॉन मस्क ने ये करा था, स्टीव जॉब्स ने ये करा था, वॉल्टर आयरक्सन की बहुत बढ़िया बायोग्राफी लिखी गई है, उनने वो करा था, इनोवेटर्स करके भी उनकी किताब है जिसमें बाकी सारे टेक वालों के बारे में लिखा हुआ है। तो आप जब ये पढ़ते हो तो आप अपना, तो मास्टर माइंड यही चीज़ होती है, यू आर ईदर इमेजिनेटिव या इन द रियल सेंस। मैंने दोनों दे दिया ताकि कोई बहाना ना दे कि मेरे पास तो एक्सेस नहीं। अच्छा, और इंटरनेट के एरा में अगर कोई कहता मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो भैया तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको पता है कुणाल शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, क्रेड के जो फाउंडर हैं, हमारा जो सबसे बेस्ट एडिटर हमने हायर कैसे किया था, उसने लिंक्डइन पे मेरे को अप्रोच किया, मैंने उसको बोला कि भाई 12 घंटे है तेरे पास, मेरे को ये एडिट करके दे, मैं देखता हूँ क्या करते हैं। उसने 10 घंटे के अंदर दिया, ही वॉज हायर्ड, नो क्वालिफिकेशन, नथिंग सीन। क्या था, एक पोस्ट। आज आप देखोगे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे काफी लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं, आप करो तो सही, एक्शन लो, एक्टिव करो। तो ये कहना कि मेरे पास एक्सेस नहीं है, दिस इज बुलशिट। सारी चीजें हैं, इट्स इन द माइंड, आपको एफर्ट लेना है, एफर्ट लो, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ एंड गो अहेड। अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत ही, आई थिंक ये मैं जब से मैं किताबें पढ़ने लगा हूँ, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख रहा हूँ, वो बार बार ना इस चीज़ के बारे में कंसिस्टेंटली बात करते हैं। आपका एसोसिएशन, आप किन के साथ उठ रहे हो, किन के साथ बैठ रहे हो, और अगर नहीं बैठ रहे हो तो कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, किस तरह का क्वालिटी कंटेंट जा रहा है आपके अंदर, वो क्या आप कंज्यूम कर रहे हो बार बार, और कौन सी किस लेवल की किताबें पढ़ रहे हो आप। तो डू यू रीड बुक्स, आप किताबें पढ़ते हो? Honest confession, I used to read a lot of books. Okay. Over the last few months for that matter, मेरी रीडिंग हैबिट कम हो गई है। अच्छा, Why?
because of multiple travels, not just travels, it's again an excuse to be very precise, but मैंने शायद पढ़ने से ज़्यादा पॉडकास्ट को सुनना और ये एक तरीके से लर्निंग नहीं रुकी है, बट वो हैबिट चेंज है, बट आई वुड स्टिल से फिजिकल कवर का पढ़ने का ना मजा ही अलग है। अब बोल भी रहे थे कि मैं स्टार्ट करनी है एग्जैक्टली, एंड मैं वापस करूंगा। अभी जैसे बीच में मैंने करी हुई है, बट नॉट एट दैट स्पीड। जैसे मेरा स्पीड थोड़ा अनइमेजिनेबल था। मेरा MBA कंप्लीट होने के बाद मैंने आई थिंक एक फेज था जब मैंने 35 दिन में या 36 दिन में 70 किताबें पढ़ दी थी, एंड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग बट द सेक ऑफ लर्निंग। वो भी एक डिफरेंस है, ऐसा नहीं बस सीखने के लिए। सो आई लव दैट फेज, एंड ऑल द बिग पीपल आप देखो उनको पढ़ने का एक शौक रहता ही है। क्या होता है कि जब आप एक किताब पढ़ते हो तो आप 100 साल की विजडम एक किताब से इजीली ग्रहण कर सकते हो। जब आप एक किताब पढ़ते हो तो एक आप यूनिडायरेक्शनल सोच रहे हो, आपको मल्टी डायरेक्शनल व्यू पॉइंट मिलता है। आप अभी सिर्फ ये सोच रहे हो कि गुलाब जामुन मीठा है, आप मल्टीपल किताब पढ़ोगे तो मीठा है लेकिन इसके साथ इतनी कैलोरीज है। फिर दूसरी किताब पढ़ोगे, अच्छा ये है तो ये हार्म भी हो सकता है। फिर तीसरी पढ़ोगे, नहीं लेकिन इसके अंदर अगर आपको अच्छा लगता है तो कभी कभी एंडोर्फिन्स रिलीज हो गए तो कभी कभी, सो आपको मल्टी डायमेंशनल मिल रहा है। अदरवाइज आप बस वही सोचोगे जो आपके घर वालों ने या पूर्वजों ने बता दिया। सो रीडिंग बुक्स डेफिनेटली हेल्प्स, एंड इनफैक्ट थिंक एंड ग्रो रिच में भी जितने 300 इंटरव्यूज किए गए हैं, अगर आप उनकी लाइफ में भी देखो, सब एविड रीडर्स थे। आज के टाइम पे मुश्किल है, बिकॉज आज के समय पे जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है डिस्ट्रैक्शन। भरे पड़े हैं नोटिफिकेशन, ये वो फलाना ढिमका, तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल है। बट फिजिकल बुक्स, मतलब मैं तो किंडल से भी ज़्यादा, आई वुड ऑलवेज से, आई हैव 3 लाइब्रेरीज एट माई प्लेस। ओके, हाँ, सो मिनी लाइब्रेरीज, बट हाँ, वो आई वुडंट से आई हैव रेड ऑल दोज बुक्स। मैंने उसमें से 30-40% पढ़े होंगे कंप्लीट बुक्स, 30-40, बट yes, one day I'll complete all of them, but मैं इसके लिए नहीं पढ़ता हूँ कि just for the sake of completing the entire books. My thing is कि अभी अगर मैं इस particular situation से गुजर रहा हूँ, business related है, तो मेरे को क्या चाहिए। अगर मैं आज psychological कुछ issue face कर रहा हूँ तब क्या चाहिए, relationship face कर रहा हूँ तब क्या चाहिए, and books definitely help you out. Amazing, great. यहाँ पर ना एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे जो आपने भी शेयर किया कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो पर्सपेक्टिव हमें बहुत सारे मिलते हैं, अलग अलग नज़रिए मिलते हैं। और इस किताब में थिंक एंड ग्रो रिच में हमारा थॉट प्रोसेस, हमें माइंडसेट, एक सही माइंडसेट को बिल्ड करने में जो बहुत हेल्प करता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारा सही माइंडसेट होना कितना इंपॉर्टेंट है सक्सेस को अचीव करने के लिए? सो इसको ना मैं एक तरीके से बताता हूँ कि सारा गेम एक्चुअली में माइंड का ही है। सदगुरु के जब मैं आश्रम में था तो हम 20-30 लोगों को एक्सक्लूसिव उनके साथ एक्सेस मिला, तो वो जब बता रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं तो दिमाग में छपा हूँ। मेरे साइड में जो बैठे हैं बहुत अच्छे मित्र हैं, वो 6 पैक और बढ़िया बल्जिंग बॉडी, मतलब खतरनाक कट्स वाले। अच्छा, ओके, खतरनाक वाले। तो अब मैंने उनको पूरा टाइम बस उसके बाद चिढ़ाया, ठीक है। अब सदगुरु ने उनको टारगेट करके नहीं बोला, इन जनरल किसी ने कुछ पूछा था हेल्दी लाइफ के बारे में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली। उन्होंने कहा, जस्ट बिकॉज यू हैव अ 6 पैक एब और अ बल्जिंग बॉडी डजंट मीन यू हैव अ फिट बॉडी। A lot of people who run on treadmills every day are actually not fit. Being fit is 100% mentally and then physically. Right. मैंने बोला ये बात सही है। फिर मैंने याद किया अक्षय कुमार 4:30 बजे सोते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, 9:30-10 बजे सोते हैं। ऐसी फील्ड में होने के बाद जहाँ लेट नाइट पार्टीज, ड्रग्स एंड अल्कोहल इज वेरी कॉमन, वो बंदा 24 साल से खुद भी सो रहा, अपनी फैमिली को सुला रहा है। सी हिज फिटनेस लेवल, ही इज नॉट ऑलवेज विद अ बल्जिंग बॉडी, 6 पैक। स्क्रिप्ट डिमांड करती है तब वो थोड़ा बहुत करते हैं। वो कोई हार्डकोर जिमर भी नहीं है। उन्होंने खुद ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये टाइगर श्रॉफ ने थोड़ा बहुत मेरे को करना बोला हुआ है, अदरवाइज और जब जॉन के साथ वो कर रहे थे देसी वर्जन ऑल, तब उस टाइम पे थोड़ा सा मैच करने के लिए स्किनी और इस चीज़ के लिए, अदरवाइज वो होम वर्कआउट, मार्शल आर्ट्स, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट ही इज फिटर देन मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड ऑल्सो। सो आप एक तरीके से आप देख रहे हैं सारा मेंटल गेम है। एक तरफ एक बॉलीवुड वाला बोल सकता है यार हमारे प्रोफेशन में तो हम ये कर ही नहीं सकते, जल्दी कैसे सोए, हमारा तो शूट चल रहा है। उस बंदे ने प्रिंसिपल बनाया आप समझ रहे हैं, एक प्रिंसिपल बनाया। लाइकवाइज जैसे मेरा प्रिंसिपल है, मैंने अगर हार्डकोर कमिटमेंट किसी को दे दी है तो मैं पूरा करूंगा। अभी इसके बाद फॉर एग्जांपल आई हैव टू गो टू मुंबई, मैंडेटरी नहीं था, इट कुड हैव बीन टायरिंग, बट मैंने अपना असूल बनाया है, मैंने किसी को वर्ड दे के रखा हुआ है, तो आई विल गो इवन दो द टिकट्स वर ट्रिपल द कॉस्ट। कोई इशू नहीं है, वो बैरियर हट गया है, करा है तो करेंगे। इवन दो मॉनेटरीली आई एम नॉट गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट, कोई इशू नहीं, मैं करूंगा उस चीज को। सो मेंटल एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड कैन मेक यू
और ब्रेक यू, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा ऑडियंस को एक ही चीज़ कहना रहेगा कि अपने मेंटल एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव बनाओ, टॉक्सिक पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव। हर नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव देखो, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपको आज इस सिचुएशन में रखा है तो वो कुछ दिखाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। और जब आप इस चीज़ से निकल जाओगे तब आपको वो रियलाइज़ होगा कि यार अगर मैंने वो फेज़ नहीं देखा होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता, आज मैंने गरीबी नहीं देखी होती तो शायद मैं अमीर नहीं होता, आज मैंने अगर अपनी हार नहीं देखी होती तो मैं जीतता नहीं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, क्योंकि हर बड़ा आदमी ने उसी एटीट्यूड ने उसको आज ऊपर पहुँचा है। अमेजिंग। इसमें ना बार बार बात करते हैं नेपोलियन हिल अबाउट गोल सेटिंग की, बहुत बात होती है। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब। और मैं गोल सेटिंग को समझता हूँ कि भैया गोल सेटिंग इज नथिंग बट योर ड्रीम वेयर यू वांट टू रीच। अब आप इसको एज अ ड्रीम ले लो, चाहे मैनिफेस्टेशन ले लो, या एज अ फिजिकल गोल कुछ अचीव करने को ले लीजिए, ठीक है। तो गोल सेटिंग बहुत लोग ना मिस आउट करते हैं लाइफ में, मतलब दे आर नॉट वेरी क्लियर एज मच जितना उनको क्लियर होना चाहिए। बहुत गलत है। इसको आप सिंपल सा समझो, मेरे को आज दिल्ली से गोवा जाना है, मेरे पास 3 तरीके हैं, कार उठाऊं, लंबा रास्ता लूं, चले जाऊं, रेलवे स्टेशन से ट्रेन से जाऊं, फ्लाइट से जाऊं। ये 3 मेजर ऑप्शन है, रोड, रेल एंड दिस थिंग। अगर मुझे पता है मेरे को गोवा जाना है तो मैं रास्ते उस पर चार्ट करूंगा। मेरे को पता ही नहीं है, बस मैंने दोस्तों को बोला चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कोई गोवा पहुंचेगा, कोई मुंबई पहुंच जाएगा, कोई यहीं दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में घूमता रह जाएगा। तो गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आपका लक्ष्य रेडी नहीं है, आप कैसे डिसाइड करोगे आपका कहाँ पे पहुंचना है? तो पहली चीज, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच में एक वर्ड है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आपका पर्पस काफी डिफाइंड होना चाहिए। ये मैंने किताब 7-8 साल पहले पढ़ी है, तो हो सकता है थोड़ा गलत बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो बैठी हुई है। तो इसमें क्या रहता है कि आप बोलोगे मेरे को रिच होना है, इट इज सो वेग। रिच तो सबको होना है। 145 करोड़ की जनता में 144 करोड़ को रिच होना ही है, भले को बोले ना बोले, होना सबको है, बताता कोई नहीं है, ठीक है। तो पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज रिच फॉर यू। ये ना एक रिलेटिव चीज होती है, सारे सक्सेस के पैतरे ना रिलेटिव होते हैं। फॉर समबडी सक्सेस कुड बी डूइंग इंजीनियरिंग, for somebody from a village it could be doing engineering in a city, and for somebody in a city success means doing engineering from IIT, and from somebody it could be doing engineering from IIT Bombay with computer science. So it's a very relative term. You have to be very specific. आपके लिए, दुनिया के हिसाब से नहीं, आपके लिए सक्सेस क्या है? तो आप पहले अपना डिफाइन करोगे गोल। आज के समय पे जितने लोग ये देख रहे हैं, प्लीज राइट डाउन योर गोल्स इन द कमेंट। आपका पहला प्राइम गोल अगले 3 साल में क्या है? लेट्स मेक इट अ वेरी प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट फ्रॉम देयर। करेक्ट। तो डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस किसी के लिए होगा कि भाई मैं अभी हो गया हूँ 26 का, 29 तक मेरे को एक अच्छी लड़की से शादी करना है। डिफाइन दैट गोल। मेरे को एक अच्छी सुशील लड़की जो वर्किंग भी है, क्योंकि मुझे चाहिए एक और ब्रेड अर्नर जो मेरी कम्युनिटी की हो, अगर दैट इज योर केस, जो बहुत लविंग हो, केयरिंग हो। पहले वो डिफाइन कर दो, बिल्कुल वो क्लियर कर लिया। लाइक वाइज किसी और स्टूडेंट के लिए हो सकता है मेरे को यूपीएससी क्रैक करना अगले 3 साल में। पहले डिफाइन करो। डिफाइन नहीं होगा ना तो आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एंड्रू कार्नेगी ने क्या करा था? बर्न द ब्रिजेस वाला एक कंसेप्ट था। बहुत सही। उन्होंने पीछे, ये मैंने भी करा था। मैंने अपने पूरे काल में सिर्फ 1.5 साल जॉब करी है, मैंने पेपर नहीं डाले कभी, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मैंने बोला, अब वो यही किताब पढ़ ली थी, बाद में फटी भी थी कि बोले ब्रिजेस बंद कर दूंगा, वापस जॉब करनी ही नहीं है। बट थैंकफुली टुडे आई एम ग्रेटफुल, चलो कर लिया, क्योंकि फिर मेरे पास 4 ऑप्शन रहता ना, तो सोचता प्रैक्टिकली अभी बहुत लोगों को इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा, बट मैंने फिर मेरे पास डू और डाई सिचुएशन हो गया। मेरे को अब इस चीज में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इन सारे में सक्सेसफुल होना ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो पहला आपने अपना डिफाइन कर लिया पर्पस। मैं ना अब आपको थोड़ा सा, बिकॉज आपने पूछा, तो थिंक एंड ग्रो रिच को आज के समय पे पूरा एक ब्लूप्रिंट ही बना के, इफ यू अलाउ, बहुत सही मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने पर्पस को अपना डिफाइन कर दिया। दूसरा चीज थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, बट दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। ठीक। इस किताब में जहां तक मेरे को ध्यान है, इसमें कुछ फियर्स के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस हुआ था। उन्होंने कहा था कि 6 मेजर टाइप के फियर्स होते हैं, 6 या 7 मेजर फियर्स होते हैं। जो मुझे मेजर आज के समय पे सोसाइटी फियर होता है, वो लगता है फियर ऑफ रिजेक्शन। यार मैंने ये किया, नहीं हुआ तो, लड़की ने मना कर दिया तो, ये चीज हुआ है। भाई साहब, लड़की ने मना कर दिया तो क्या एक ही लड़की है आपके जीवन में? बूफे है। ऑन अ पॉजिटिव नोट आई एम सेइंग, सो मच ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया जैसी जगह में अगर आप बोलोगे कि पार्टनर मिलना मुश्किल है, तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता। खा जाओगे आप। बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हो? अपने फियर्स ऑफ रिजेक्शन, ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर, मल्टीपल फियर्स होते हैं,
आपको पहले उनको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। फियर ऑफ डेथ एक बहुत बड़ा लोगों का रहता है कि भाई तुम ट्रिप पे क्यों नहीं चल रहा, अरे यार वो लोग वाटरफॉल में गिर जा रहे हैं, घाई में गिर जा रहे हैं, आप तो लाइफ कभी इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। डर के मारे लोग कभी ट्रिप ही नहीं लगा रहे। अरे भाई आप सेफ्टी के साथ करो ना। हर बंदा वाटरफॉल में जाके नहीं गिर रहा, वो बंदा जो बारिश के टाइम पे जब रेड अलर्ट है जाके उनको सेल्फी खींचनी है वो जा रहा है। देखिए सम थिंग्स आर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप तो लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। तो आपने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस करा, उसके बाद अपने फियर्स पे आपको खुद बैठना है। आप खुद बैठे, आपने डिसाइड किया कि अच्छा मेरा एक फियर ये है, मेरे को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप उसको कैसे टैकल करोगे, पहले पता तो होना चाहिए। ये कर लिया, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कर लिया। अब शुरू होता है मेन चीज, इमेजिनेशन। ओके, थर्ड स्टेप इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ये मैं ना आज के हिसाब से इनके प्रिंसिपल्स लगा रहा हूँ, ठीक है। सो इमेजिनेशन में आप क्या करते हो, आप अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, देखो इंसान और जानवर में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा है कि हमारे पास एक दिमाग, बड़ा दिमाग दिया गया है जो सोच सकता है और इमेजिन कर सकता है, जो शायद जानवर नहीं कर सकते। तो उस कैपेसिटी को यूज करना, इस किताब में भी कहा गया है कि आप इसको यूज करो। अब इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अंधाधुंध विजुअल थिंकिंग कर रहे हो। जेब में 500 रुपए है और आप 500 करोड़ की बात करोगे तो वो तो आपका माइंड ही बोले क्या बोल रहा है। पहले 500 का आप 2000 की बात करो, 2000 पहुंच गए, टिक मारो, अब बात करो 10,000 की। टिक मारा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, ब्रिक बाय ब्रिक जो बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो आप देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति का, डिज्नी वाले ने डिज्नी लैंड को इमेजिन किया, उसको इतने रिजेक्शंस मिले, कोई उनके प्रपोजल को नहीं ले रहे थे, बट उन्होंने डिज्नी लैंड बना लिया, कोई लोन देने को तैयार नहीं था, उनको कर दिया, बिकॉज ही हैड इमेजिन्ड एट वन स्टेट। वॉरेन बफेट ने इमेजिन किया था एक दिन मैं दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर बनूंगा, टुडे यू जस्ट सी इट टुक टाइम बट ही बिकेम। बिल गेट्स ने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाऊंगा, बना दिया। कहीं ना कहीं पहले तो इमेजिन किया गया ना, पहले मन में इमेजिन किया गया। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका, आपने इमेजिन करा, तो आपने इमेजिन कर लिया। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूपीएससी के अगर कर रहे हो तो आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ मैंने इतने इतने देर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे नोट्स बनाए हैं, उसके बाद मैं बन रहा हूँ, और आप पॉजिटिव में देखो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो कैसी फीलिंग आएगी, आई विल फील वेरी गुड, आई विल फील वेरी लकी टू डू दैट। ये वाली चीज़ कर दी। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर जो मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इनोवेटिव अप्रोचेस इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। दिस इज नॉट डायरेक्टली गिवन इनटू द बुक बट दिस इज अ लिटिल इंटरप्रिटेशन हाउ आई हैव यूज्ड दिस प्रिंसिपल्स। अब इसमें क्या होगा कि आप जब आराम से उस पर इमेजिन करते हैं, सुबह कभी सोचते हैं, रात को कभी सोचते हैं, सी दिस इज प्रैक्टिकली जो मैंने भी देखा है इस बुक के प्रिंसिपल्स को अगर आप अप्लाई करते हो, माई एक्सपीरियंसेस कि अगर आप रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, हाँ करेक्ट, जब आप इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हो, स्पेसिफिकली द इमेजिनेशन पार्ट, हाँ, तो रास्ते अचानक से खुल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। एग्जैक्टली, तब कि ज़्यादा भसड़ रहती नहीं है। हाँ, इसलिए आप देखोगे कि रात को ना आप हॉरर मूवी देख के सो जाओ और या तो नींद नहीं आएगी तो अगले दिन खराब भी हो सकता है। हाँ होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेगेटिव आपने बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ले ली है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरह से इस चीज़ को ये करो। फिर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सुबह उठ के और रात को उठ के आपको एक और चीज़ करनी है जो इस किताब में भी लिखी है, जिसको मैं भी मानता हूँ, जिसको मैंने भी समय समय पे किया, इफ़ नॉट रेगुलरली समय, वो है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या होता है, भाग मिल्खा भाग आप मूवी देखो, कहीं ना कहीं अपने आप को वो होगा मैं जीतूंगा, कुछ भी हो जाए, भले लड़की के चक्कर में, जिसके चक्कर में मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए। सुल्तान देख लीजिए ये टेक्निकली क्या कर रहे हैं, एथलीट्स क्या कर रहे हैं, एक ऑटो सजेशन दे रहे हैं। इन्होंने अपना खुद के दिमाग में एक रिकॉर्डर चला लिया है अपना, अभिषेक तू बेस्ट है, तू बेस्ट यूट्यूबर बनेगा, तू बेस्ट फाइनेंस वाला बनेगा। सो ये एक ऑटो सजेशन अपने आप को देना शुरू कर दो। जब आप ये ऑटो सजेशन देना, ठीक है, पहली बार आपका ब्रेन बोलेगा यूपीएससी, अबे 3 साल है अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, कहाँ से तू बनेगा आईएएस, तू बनेगा, लोगों ने 3 साल में क्रैक किया है, तू करके रहेगा। ये आपको बार बार सबकॉन्शियस पे इम्प्रिंट करना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एब्सोल्युटली। आप बार बार व्हाटएवर आपने जो पर्पस डिसाइड किया है उसके लिए जो चीज चाहिए, आप बार उसको छाप दो, उसको पूरी तरीके से छाप दो। जैसे आप याद करो क्या होता था स्कूल में, हम जब जाते थे, हमसे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती थी तो टीचर बोलती डायरी लाओ 200 बार लिखो।
और हमको याद हो जाता फिर था। तो जरूर 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा हमने ऐसे ही याद किया कितनी हुआ बार, है। रटो रटो रटो, और रटना नहीं है, वो इम्प्रेशंस हम जमा रहे हैं बार 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 बार। सिंपल सा है, आप एक पार्टी में जाओ, पार्टी में 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर 90 लोगों ने ये कह दिया कि ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है, ये इम्प्रिंट आपको बार 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 बोल दिया, आपको लगे हाँ ये पॉलिटिशियन, भले ही वो सबसे करप्ट होगा। इसी तरह से तो पॉलिटिकल ब्रांडिंग होती है हमारे देश में। अच्छा 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 बोलो तो ये अच्छा हो गया, बुरा 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 बोलो तो ये बुरा हो गया। बुरा हो गया। कोई अपना इंटेलेक्ट लगाता नहीं है। तो ये ऑटो सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चीज़ को बार बार लाते हैं। उसके बाद आपने एक मास्टरमाइंड वाली चीज़ बोली, आप मास्टरमाइंड, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया, एक मास्टरमाइंड बनाइए, वो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक वर्ड बोलूँगा पर उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बुक में भी उसका रेफरेंस है, यूज़ योर सेक्शुअल एनर्जीज। अगर आप इस पे जाएंगे, काफ़ी लोगों को सेक्शुअल मतलब सेक्स सेक्स लगता है, नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक चीज़ आप नोटिस करो कि मैक्सिमम इफ नॉट ऑल लोगों का जो सक्सेस हम देखते हैं वो आफ्टर 35 40 हाँ करेक्ट, ज़्यादा देखते हैं, हाँ इसी के आसपास आता है ना। तो अगर आप इसको बायोलॉजिकल टर्म्स में देखेंगे तो पोस्ट 35 द टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑल्सो स्टार्ट्स डिप्लीटिंग, योर सेक्शुअल प्रोग्रेस ऑल्सो स्टार्ट्स गोइंग डाउन। साइंस है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। और आजकल लाइफस्टाइल ऐसे बिगड़ी है कि हो सकता है उससे पहले से जा रहा है, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आपने लाइफस्टाइल बढ़िया मेंटेन करी लाइक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तब तो अब 40-45 तक भी बढ़िया, बट यूजुअली या फिर वो जैसे हमारे पुराने राजस्थान और इधर रहते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो देसी खा रहे हैं, देसी बढ़िया खुश रह रहे हैं, नो स्ट्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इस किताब में भी अगर आप ध्यान से उसको आज के समय पे डिकोड करने की कोशिश करो तो वाई ये रेफरेंसेस निकल रहे हैं कि 40 के बाद, क्योंकि तब सेक्सुअल एनर्जी इवन थ्रू एन स्पिरिचुअल लेंस भी अगर आप देखेंगे, जो भैरव तंत्र की भी अगर हम बात करते हैं वहाँ पर भी इस चीज़ का रेफरेंस दिया गया है, तो आप देखोगे कि इसको अगर सही तरीके से चैनलाइज किया जाता है, आई एम नॉट सेइंग डोंट डू सेक्स और समथिंग, आई एम सेइंग इफ यू आर चैनलाइजिंग दैट एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन यू कैन डू मिरेकल्स। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज आपकी एनर्जीज को कंजर्व करो, अगर सिंपल तरीके से कंजर्व करो, फोकस करो ऑन दैट डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। कि भाई अब आप सोचो, अगर आप दिन भर सिर्फ फालतू कामों में ही अपनी एनर्जी लगाओगे तो आप पहुंचोगे नहीं। गोवा जाना है, आप घूम रहे हो, कभी दिल्ली में, कभी उधर निकल गए, फिर गाजियाबाद निकल गए, फिर इधर निकल, कहाँ से आप पहुंचोगे गोवा? आप इधर ही घूमते रह जाओगे। तो आपको डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, फ्यूल उस हिसाब से गाड़ी में भरवाते रह गए, भाई हाँ ठीक है 2000 का फ्यूल 3000 का फ्यूल लग रहा है, एक एक करके अपन फाइनली पहुंच गए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखते हैं, एक डिफाइंड पर्पस बना लिया हमने, फिर उसके बाद हमने फियर को हमने कॉन्कर कर लिया, उसके बाद हमने इमेजिनेशन कर लिया, उसमें हमने इनोवेशन लगा लिया, उसके बाद हमने जो हमारे डिजायर्स थे उसके बेसिस में पूरी प्लानिंग बना ली है, और एक एक करके हम स्टेप्स पे आगे बढ़े। तो मास्टरमाइंड ग्रुप बना लिया, ये सारी चीजें। तो मोटा मोटी थिंक एंड ग्रो रिच आपको ना, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी इन्हीं बीच में आएगी, वो होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये एंड में नहीं आएगा, ये थोड़ा बीच में आएगा। एज आई सेड 6-7 साल पहले पढ़ी है, बट हाँ आई स्टिल कैन रिमेंबर, यू कैन थिंक ऑफ कि ध्यान भी है मेरे को। सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बिकॉज मैं आलमंड खाता हूँ तो आप लोग भी खाओ। सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ में देखते हैं कैसे, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट जिसने बहुत ज़्यादा डिग्रीज ली हैं, बहुत सारा एजुकेशन लिया है, वो सिर्फ अपने सजेशन के एक सजेशन के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी लेते। लॉयर्स को देखें, जेठ मलानी जी एक हियरिंग का कितने लाख ले जाते थे। आज के टाइम पे जो टॉप 10 लॉयर्स है उसमें से एक हियरिंग के 50 लाख से 1 करोड़ एक हियरिंग के लेते हैं। वहीं पर काफी सारे लॉयर्स है जो भूखे मर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दीज पीपल हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज में भी ये बंदा सिर्फ क्रिमिनल के एक्टिविटीज लेता है, ये केवल सिक्योरिटीज के लेता है, ये केवल डाउरी के लेता है, इतनी स्पेशलाइज्ड। सो दिस गोज इनटू दिस थिंग। डॉक्टर में जनरल फिजिशियन उतना नहीं कमाता जितना एक कार्डियक सर्जन कमाएगा। स्पेशलाइज्ड, वेरी स्पेशलाइज्ड। तो आज के जमाने में स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए पीपल विल पे यू प्रीमियम बिकॉज दे नो यू आर द एक्सपर्ट। इसके पास जाओ, ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अमित भाई, बहुत सिंपल सा देता हूँ, आज अगर मैं ना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स लाता हूँ, आप लाओगे, इट विल सेल लाइक हॉट केक्स। रीजन, पीपल नो कि भाई अमित भाई एक्सपर्ट है इस चीज पे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अभिषेक ने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने तो 12 साल से खुद किया है, सीखा है, सिखाया है। सेम गोज विद फाइनेंस। आप लाओगे,
बट मैं लाऊंगा, देयर विल बी अ डिफरेंस। तो पॉइंट ये है कि आज के समय पे अगर इस पूरे किताब में थॉट के अलावा जो दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा 21st सेंचुरी में रिलेवेंट है, वो आपके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। जनरलाइज नॉलेज की कोई जगह नहीं है। जनरलाइज नॉलेज को सबसे बड़ा आपका दुश्मन खा जाएगा, जिसको कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दरवाजा ठकठका दिया कि भैया जनरल लोग टाइप राइट करते हो, निकल जाओ, तुम्हारी नौकरी गई। सिर्फ एक्सेल के स्प्रेडशीट बनाते हो, निकल जाओ, ये तो हम 2 मिनट में कर देंगे। कौन बच रहा है? स्पेशलाइज, जो आज के टाइम पे क्रिएटिव प्रॉम्प्ट सोच सकता है, क्रिएटिव चीज़ें ला सकता है। उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। जो लोग डर रहे हैं AI केवल जेनरिक काम करने वालों को रिप्लेस करेगा। इट कैन नॉट रिप्लेस स्पेशलाइज्ड माइंडसेट, बिकॉज सबसे बढ़िया ब्यूटी अबाउट ह्यूमन माइंड है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई AI भी नहीं समझ पाएगा इसको, चाह के भी नहीं समझ पाएगा। भले ही काफ़ी लोग इसमें बोले नहीं हो जाए, नहीं हो सकता। वी आर हैविंग द बेस्ट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड माइंड। हमारा, हम दोनों का तो चलो समझ जाएगा, लड़कियों का तो और नहीं समझ पाएगा। तो वो और कॉम्प्लेक्स है। तो आपको सिंबल्स है। अगर ये स्टेप्स जो मैंने बहुत सिंपल तरीके से, ये थिंक एंड ग्रो रिच के सारे मेजर स्टेप्स अगर मैंने बता दिए हैं, अगर इन चीज़ों को आपने करके एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है, ऑटो सजेशन दे दिया है, इनोवेशन ले आए हैं, इमेजिनेशन कर लिया है, तो आखिरी जो इसकी चीज़ होती है, जो हम कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में लिखा है आई एम पॉसिबल, नथिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। और इसी में जो हमने फोर्ड की कहानी की, उस पर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ जो इस किताब में थी। दो कहानियाँ थी वैसे, पर मैं बताता हूँ जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। तो हेनरी फोर्ड बुलाते हैं अपने कर्मचारी को, भाई मैंने एक कार देखी है, मेरे को ऐसी कार बना के दो। सर ठीक है, सर नहीं हो रहा, मेरे को ये कार बना के दो। सर नहीं हो रहा, बेस्ट इंजीनियर को लाओ, मेरे को ये कार बना के दो। सर नहीं बन रहा, मेरे को ये कार बना के दो। सर अब पागल हो गए हो क्या? नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, ऊंची आवाज़ नहीं, मेरे को ये बना के दो। चले जा रहा, बोला ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, 15 16 घंटे काम कर रहे हैं। सर हो ही नहीं सकता। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। 20वें दिन, सर कुछ क्रैक हुआ है, शायद हो सकता है, मेरे को बना के दो। 30वें दिन तक वो कार बन गई है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालो ना। एक व्यक्ति जिसकी बीवी मर जाती है, उसको लोग, वो मर क्यों जाती है? बिकॉज एक पहाड़ था जिसके चक्कर में वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया। वो अपने मन में एक लक्ष्य बनाता है, इस पहाड़ को मैं अकेला तोड़ के बताऊंगा, और वो उसको पूरी तरह से तोड़ देता है, पहाड़ को, एक इंसान सालों साल लगा के। दिस इज द शेयर पावर ऑफ दैट विल पावर से तोड़ देता है। माझी एक मूवी भी है उस पर, जो आपने देखे, रियल लाइफ स्टोरी पे। किसी ने सोचा कि एक इंसान विदाउट, सिर्फ एक कुल्हाड़ी से तोड़े जा रहा। कुछ लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे, बट दैट इज शेयर डिटर्मिनेशन। ये दिखा रहा है कि बॉस क्या पावर है आपके माइंड की। जब आपने एक डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कर लिया है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब अमित भाई अगर कोई करता है आज के समय पे इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस, nothing can stop them. समय लगेगा। पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई दीज डेज। रेयर है काफ़ी, बट अगर आप पेशेंस के साथ रखो, देखो अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो पेशेंट बन जाओगे। तो पेशेंस आप रखो और आप ये अचीव करो। ये बहुत, आई थिंक अपने पूरी बुक को बहुत अच्छे से समराइज कर दिया एक तरह से, स्टेप बाय स्टेप भी, कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो क्या क्या एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और आपकी एक बात भी बहुत और भी इम्प्रेसिव लगी, जिसमें आपने बोला अबाउट कि आप अपनी एनर्जी कहाँ डाल रहे हो। जिस भी चीज़ पर आप स्पेशलाइज नॉलेज वाली बात जो थी, जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक चीज़ पर ज़्यादा जितना जानते जाओगे, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में भी बताया गया है कि जहाँ पर भी आप एनर्जी डालोगे वो ग्रो होगा, है ना। तो अल्टीमेटली जैसे वो हम बचपन में वो नहीं करते थे, लेंस से पत्ते को जलाते थे, ठीक है। अगर उसको आपने उसको सेट नहीं किया एक वो बिल्कुल बारीक लाइट की उस पर, तो वो जलेगा नहीं, वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आई थिंक लाइफ में हर चीज़ इसी चीज़ पर काम करती है। और मैं किसी से बात भी कर रहा था, उन्होंने भी मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब पॉडकास्ट था, उस पर एक गेस्ट आए, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि देखो, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के बारे में गेस्ट को बुला रहे हैं अलग अलग, और हर चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपका पॉडकास्ट बहुत चलेगा। और उस वक्त हम शुरू में थे, बिल्कुल शुरुआत में। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि आपके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, और आपने ना एक चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, और क्योंकि आपको वही आता है और आपने इसको पकड़ लिया बिल्कुल कि यार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरा एक्सपर्टाइज इसमें,
क्योंकि लोग ये पकड़ नहीं रहे, लोग जनरलाइज कर रहे हैं, बहुत जनरलाइज कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी एनर्जी डेविएटेड है बहुत सारी जगह पर। बिल्कुल, आई वुड कंप्लीटली एग्री ऑन दैट। तो मैं एक बार ना यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगा, जैसे जो कॉन्सेप्ट्स आपने बताए, जी, ठीक है, जैसे आप जो भी आपने एंड में ऐड भी किया कि इसके लिए पेशेंस लगेगा, करते रहना पड़ेगा। एक ना मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे मोटिवेशन कह लें या इंस्पिरेशन कह लें, जो हमें उस चीज़ में लगाए रखे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ना वो रिजल्ट्स मिलते नहीं है, तो हम हार जाते हैं, हम पीछे मुड़ना चाहते हैं, अपने रास्ते बदलना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपका क्या कहना है कि यार आपको डटे रहना कितना इंपॉर्टेंट है, या खुद से मोटिवेशन लेना? क्योंकि अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो 1-2-3 घंटे के लिए मोटिवेट हो जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट्स को याद रखेगा तो लाइफ में ज़्यादा आगे जाएगा। तो वो मोटिवेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में सक्सेस के लिए? सो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक्सटर्नल मोटिवेशन 5 मिनट रहेगा, 10 मिनट, जब तक आप वो वीडियो देख रहे हैं पंप अप हो जाओगे, उसके बाद खाली हो जाएगा। जब तक इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होगे तब तक ये नहीं हो सकता। तो मोटिवेशन का ना बहुत बड़ा रोल है। प्रॉब्लम क्या होगी कि बहुत लोगों ने मोटिवेशन को बिजनेस बना लिया है, और वो बिजनेस के चक्कर में ये कम्युनिटी जो मोटिवेशन वाली वो थोड़ी सी डिफेम्ड हो गई है। कि भले अरे ये लोग क्या है, आके हाइप करेंगे, तुमसे हो जाएगा, क्या तुम तैयार हो, बस वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो उसके कारण डिफेम्ड है। बट मोटिवेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी। अरे सही कार्य करने के लिए तो रथ पे बैठे अर्जुन को भी मोटिवेशन की ज़रूरत थी, उनके मेंटर की, श्री कृष्ण, कि मैं कैसे अस्त्र उठा लूँ इनको करने। मोटिवेट तो किया एक तरीके से, भगवत गीता का जो पूरा सार था एक तरीके से सही रास्ता दिखा के मोटिवेट किया है टू डू द राइट थिंग। तो मोटिवेशन की जब जरूरत इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को हुई तो हमें कैसे नहीं होगी? तो मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर मैं कहूँगा ना कि आज अगर किसी को मोटिवेट होना है तो उसके 2-3 सिंपल तरीके, जिनमें से आपने कुछ बता दिए, पर मैं एक क्रक्स में बता देता हूँ। पहला चीज़ है, बिकॉज मोटिवेशन खुद से आता है, अपना सर्कल सही रखो। अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो इक्वली मोटिवेटेड रहेंगे, आपका हाथ देंगे, जो सिर्फ सेल्फिश मोटिव से नहीं आ रहे हैं कि भाई तेरे फॉलोअर ज़्यादा इसलिए मैं तेरा दोस्त हूँ, नहीं, इसलिए आपके अच्छे दोस्त वही होंगे जो आपके जब फॉलोअर नहीं थे ना तब से भी थे। वो आपके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। तो पहला आपका एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाओ, क्योंकि जब गिरोगे ना तो वो एक हाथ देगा, पुश मारेगा, चल यार होता रहता है लाइफ में, चल ले। तो पहला तो मोटिवेशन वहाँ से आ रहा है। दूसरा, आई फील जिस तरह से ये आज के समय का इनोवेटिव अप्रोच ये होगा, इनोवेशन वाला, कि जिस तरह से आप मूवीज़ और सॉन्ग्स को पोर्ट्रे करते हैं वो भी एक मोटिवेशन का फील देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मस्त लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, भले आप मैरिड हो, भले आपकी गर्लफ्रेंड साथ में हो, और उसमें इमरान खान का बेवफा बजने लग जाए, आप नहीं भी होगा तो आपको डाइवोर्सी वाली फीलिंग आने लग जाएगी। एक नेगेटिव, अरे बेवफा बेवफा, वो फीलिंग में आप चले। भले बारिश हो रही है तो वो अलग आपके छींटे पड़ रहे हैं, आप अलग इमोशनल हो रहे हो। और वहीं पे आप कोई रॉकिंग सा गाना बजा दो, माहौल वाला, इट्स रॉकिंग, यारा कभी इश्क तो करो, तो आप रोमांटिक वाले मूड पे हो गए। साउंड में मैजिक है, म्यूजिक में मैजिक है। क्यों हम वो कहते थे कि पुरानी हवेलियों में बुलाया जाता था, एक सिंगर आता था जो ऐसे गाता था कि बारिश होने लग जाती थी। तो इट हैज़। तो सेकेंड वे इज़, आप म्यूज़िक को, अगर ब्रेकअप हुआ है हमारे भाइयों का तो प्लीज़ तुम ही हो वो सुनना बंद करो। अरिजीत सिंह को थोड़ा अच्छा सिंगर है बट बंद कर दो, अच्छे वाले गाने सुन लो उनके। अच्छे, हाँ पॉजिटिव, पर वो थोड़ा सा इसी तरीके ही है। तो वो प्लेलिस्ट मत सुनो, पुराने हनी सिंह के सुन लो, वाइब चेंज करो अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ नहीं रहे हो, बट क्योंकि क्या होता है म्यूज़िक का, मैंने अभी कल परसों स्टेटस एक डाला था, बिल्कुल सही है। म्यूज़िक को हम एक मीनिंग अटैच कर देते हैं। हम किसी गाने को इसलिए नहीं सुन रहे कि हमें वो गाना बहुत पसंद है, क्योंकि हमने एक मेमोरी अटैच कर दी उसके साथ, और वो जब भी हम सुनेंगे वो याद आएगा, वही होगा। जैसे मेरे को एक गाने से निकलने में, जो कि गाना बहुत अच्छा, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अजब प्रेम की गजब कहानी में कैसे बताएं तुमको चाहिए, इसका रोमांटिक से मेरा रिलेशन नहीं था। क्या था कि मेरे उस समय जो गर्लफ्रेंड थी उसका मैंने एक जगह पर एडमिशन करवाने की कोशिश करी थी बाय सम बैकडोर, जो नहीं हो पाया, लेकिन हमारे पैसे काफ़ी गए थे। उस बंदे की रिंगटोन थी। तो मैंने इतना नेगेटिव कोनोट, इतना प्यारा गाना था वो, आप समझ गए कौन सा गाना था, कैसे बताएं, वो वाला, मैं सुनना ही नहीं चाहता था। मैंने 3-4 साल कहीं सुना, मैं बंद करता था। मैंने बोला मैं उस फेज में जा रहा हूँ। इट टुक मी 3 to 4 years टू कम आउट ऑफ दैट, कि यार इससे
फिर मैंने 4 साल में, नहीं गाना तो अच्छा है, अच्छा गाया है तो ये तो वी अटैच सॉलिड मीनिंग्स टू द सॉन्ग्स और हम उससे निकल नहीं पाते। ये केवल वो लोग समझेंगे जो दिल से सोचते हैं, जो हाइपर प्रैक्टिकल उनको समझ में नहीं आएगा, जो दिल से काम करते, दिल से सोचते हैं, उनके लिए है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को एक ध्यान दें। म्यूज़िक सेकेंड, तो पहला हमारा हो गया सेल्फ मोटिवेशन के लिए ग्रुप, दूसरा हमारा हो गया म्यूज़िक, तीसरा एंड द बेस्ट and the most underrated way to get self motivated is कंप्यूटर बंद करो, लैपटॉप बंद करो, सब कुछ बंद करो, मेडिटेट नहीं बोलने वाला हूँ, सब कुछ बंद करो, एक प्यारी सी किताब लो जो आपको मोटिवेट कर सकती है, बार बार पढ़ो उसको। पहले आपको 4 साल पहले किताब वापस पढ़ लो, कोई सी भी किताब हो सकती है, बेस्ट चीज़ है। सब कुछ बंद करो, उस किताब में डूब जाओ भाई। थॉट आ रहा है, भाड़ में जाओ, वापस रियलाइन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और सबकी लाइफ में एक बुक बन जाती है जो आपको बेस्ट मोटिवेशन देगी। इट कुड बी एनीथिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, इट कुड बी द सीक्रेट हो सकती है, इट कुड बी द पावर ऑफ थिंकिंग बिग करके भी एक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हो गई, वो हो गई। फाइनेंस का आप सोच रहे हो बहुत बेसिक, तो बैबिलियन करके एक है, रिचेस्ट मैन इन बैबिलियन, आप वो करो। एक पतली किताब, हु मूव्ड माई चीज, एकदम पतली सी किताब है। बहुत सही। लाइफ की फिलोसफी में थोड़ा खोना है, ज्यादा पैसा हो गया, ट्यूसडेज विद मोरी पढ़ लो। लाइफ की वो मैं अलग ही फेज में चले जाता हूँ, उसको पढ़ के बोला क्या रखा है यार, क्यों कमा रहे इतना। तो आपको एंकर करने के लिए एक किताब काफी, एक मैं 100,000 बोल, आजकल ना फैशन चल गया है कि मेरे को ट्विटर पे डालना है कि हे गाइस आई कंप्लीटेड माय 100th बुक, इसलिए पढ़ रहे हैं। नहीं, तो ये 3 चीजें आप मोटिवेटर होगा, बहुत जरूरी है। नहीं, आई थिंक मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही होने वाला था कि ऐसी कौन सी किताबें आप सजेस्ट करोगे जो रीडर्स को पढ़नी चाहिए, और आई थिंक वो कवर आपने कर ही दिया बहुत अच्छे से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, इस किताब के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, बट बहुत, सच में बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों ने अभी भी पढ़ा है इसको, बहुत लोगों का पढ़ना बाकी है। और जब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो वो एक अलग अप्रोच से पढ़ते हैं, लेकिन आई थिंक आपका लाइव ऐसे इस बारे में बात करना, किताब के बारे में बात करना, आई एम श्योर अबाउट इट, ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और आई थिंक यही पर्पस भी है हमारे इस पॉडकास्ट का, रीडर बुक्स क्लब के पॉडकास्ट का। और तो गाइज़, आपने इस किताब से जो कुछ भी सीखा, हमारी कन्वर्सेशन से जो कुछ भी सीखा, या अभिषेक जी ने जो बोला उनसे जो कुछ भी आपने सीखा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी चीज़ें बताना जो आपको लगता है कि मैं उसको ना लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में, अट्रैक्शन के बारे में और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि अभिषेक भाई के आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। करंट मार्केट में क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, उस पर ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और बहुत एक, मुझे इनका बेस्ट पार्ट हमेशा ये लगता है कि एक बहुत ओपन अप्रोच के साथ आप बात करते हो, बिना किसी डर के, कि आप जैसा फील करते हो, जो चल रहा है, आप बिल्कुल रॉ उसको वर्जन को देते हो। आई थिंक यही आपका बेस्ट पार्ट है, इसलिए शायद बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इंस्टाग्राम पे सर को फॉलो कर लेना। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट पे किसी और किताब के बारे में बहुत सारी बात की जाए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड होपफुली लोगों ने कुछ सीखा होगा। आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा, और इट इज़ माई प्रिविलेज टू सिट विद यू एंड इस टॉपिक पे बात करना बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।